हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज हम जानेंगे आफ्टर ट्वेल्थ या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद हम एलएलबी कैसे करें, या फिर इसमें हम देखो क्या क्या जानने वाले। पहले तो ये समझ लो, हम ट्वेल्थ के बाद लॉयर कैसे बन सकते हैं ये जानेंगे, और कंप्लीट एलएलबी रोड मैप जानेंगे 2026 में कैसे करना है। एलएलबी की फुल गाइडेंस मिलने वाली है आपको इसमें, ठीक। जैसे आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, फीस क्या होगी, सैलरी कितनी रहेगी, करियर ऑप्शन कौन कौन से मिलने वाले हैं इसके पास, और बीए एलएलबी प्लस हम एलएलबी का डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। भाई पहले तो एलएलबी क्या है आपको पता है कि एलएलबी क्या है। भाई एलएलबी का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लॉ। ये एक कोर्स है, डिग्री है, ये एक प्रोफेशनल लॉ डिग्री है, ठीक है। इस डिग्री के बाद एडवोकेट, कॉर्पोरेट लॉयर, जज की प्रोफेशन और लीगल एडवाइज़र और प्रोसिक्यूटर, लॉ ऑफिसर जैसे करियर अवेलेबल होते हैं आपके पास, ठीक है। और सेकेंडरी सबसे अच्छी बात है इसके कोई एज लिमिट नहीं होती, ठीक है। जरूरी नहीं आप चाहे भाई आप 35 साल के हो, 40 साल के हो, 45 के हो, चाहे 50 के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये डिग्री ये ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई एलएलबी के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता रूट वन की बात करो तो ट्वेल्थ के बाद अगर आप एलएलबी करते हो तो भाई 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप बीए प्लस एलएलबी, बीबीए प्लस एलएलबी और बीकॉम प्लस एलएलबी और बीएससी प्लस एलएलबी कर सकते हो, ठीक है। और इसका टाइमिंग रहती है 5 साल की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरा रूट की बात करूँ भाई, ये रूट बहुत पॉपुलर है जो हम रूट पर बताया मैंने। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं इसके लिए। जो नहीं है कि आप आर्ट्स से ही करो, कोई भी मतलब किसी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूट टू, भाई अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है आपने, डिग्री है आपके पास, तो आप 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो ग्रेजुएशन के बाद लो करना चाहते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप डायरेक्ट ही 3 ईयर का एलएलबी की डिग्री ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ें। भाई एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो भाई 5 ईयर में क्या होता है, ट्वेल्थ पास चाहिए होता है, और ग्रेजुएशन 3 ईयर में ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए। भाई कॉलेज के हिसाब से मिनिमम मार्क्स आपके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे क्लेट के लिए आमतौर पर जनरल कैटेगरी के 45% चाहिए होते हैं, और आप एस सी और एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 40% मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। और आगे क्या है भाई, एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ भाई आपके 3 तरह के होते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्स है कि एक तो क्लेट, एक AILET एंड सिलेट। ये आपके 3 फेमस एग्जाम्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे है आपका, 1 मिनट, इसमें आगे आपका कि भाई इसके अलावा कई स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। कुछ कॉलेज मेरिट के बेसिक पर भी एडमिशन देते हैं, ठीक है। ये तो कुछ नॉर्मल बताया, मतलब जो बेसिक होते हैं वो बताया मैंने। इसके अलावा और भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो, लेकिन ये फेमस है क्लैट और स्लैट। और AILET तो इम्पोर्टेंट होता ही है, ठीक है। अब अपने फ़ीस की बात करो तो भाई अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपकी सालाना फ़ीस 10,000 से लेकर 80,000 पर ईयर हो सकती है। मतलब मिनिमम 10,000 भी हो सकती है किसी कॉलेज की पर ईयर की, और 80,000 तक जा सकती है गवर्नमेंट कॉलेज की। वहीं प्राइवेट कॉलेज का कंपेरिजन करें तो भाई वहाँ पर 1 लाख से 4 लाख पर ईयर आपकी फ़ीस हो सकती है। भाई NLU की फ़ीस, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत फेमस टॉप नंबर 1 बन पाती है, इसीलिए। आगे बढ़ें। भाई LLB के मेन सब्जेक्ट क्या हैं। LLB करने के लिए मेन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जिसकी आपको तैयारी करनी है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में, क्रिमिनल लॉ के बारे में पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, फैमिली लॉ के बारे में, और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में, प्रॉपर्टी लॉ के बारे में, कंपनी लॉ के बारे में, और एनवायरमेंटल लॉ, ठीक है। प्लस में आपको साइबर लॉ, लेवल लॉ और ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना होगा, और ये सारी चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। इसकी अलग अलग धाराएँ वगैरह जो होती हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करती हैं कोई भी केस को सॉल्व करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई कॉलेज के दौरान क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। भाई मूट कोर्ट और इंटर्नशिप करनी चाहिए, ठीक है। और प्लस में कोर्ट विजिट करना चाहिए हमें, लीगल रिसर्च और ड्राफ्टिंग स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन और कंप्यूटर स्किल। हम हमें इस कॉलेज करते समय ये सारी हमें चीज़ें करनी हैं, ठीक है।
प्लस में हमें अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए और प्रैक्टिस अलग अलग चीज़ें करनी है। बेसिकली इंग्लिश कम्युनिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप हिंदी मीडियम से करते हो, क्योंकि जब भी आप कोई केस लड़ते हो तो हर जज एक्सेप्टेबल नहीं करता है हिंदी, ठीक है, वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करने के लिए बोला जाता है ज़्यादातर। तो आपको इंग्लिश आपको फिर भी अच्छी बनानी पड़ेगी, भले ही आप हिंदी से लो डिग्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये सब प्लेसमेंट और करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई आपको। कॉलेज करते हुए आपको, सॉरी, डिग्री के प्राप्त करते समय आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। इसके अलावा डिग्री के बाद आपको क्या करना है भाई, स्टेट बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन में, और उसके बाद आपको AIB मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है, जिसके बाद एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हो। रिसेंट रूल के मुताबिक फाइनल ईयर स्टूडेंट को भी AIB देने की अनुमति दी गई है, और एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। कितनी बार? 2 बार कंडक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा करियर ऑप्शन आपको क्या क्या रहने वाले हैं भाई? आपको करियर ऑप्शन मिलने वाले हैं जैसे कि एडवोकेट बनने का मौका, कॉर्पोरेट लॉयर बनने का मौका, लीगल एडवाइज़र बनने का, बहुत अच्छे पैसे होते हैं लीगल एडवाइज़र में, कॉर्पोरेट लॉयर में बहुत अच्छे खासे आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने का आपको मौका मिलेगा, जज यानी जुडिशियल सर्विस एग्जाम के थ्रू ही आप जज बन सकते हैं, लॉ ऑफिसर बनने का, लीगल कंसल्टेंट बनने का, और कंपनी सेक्रेटरी यानी एडिशनल क्वालिफिकेशन के साथ ही बन सकते हैं इसको, और प्लस लॉ प्रोफेसर बनने का, और UPSC करने का, और स्टेट PCS करने का, और जुडिशरी बनने का। भाई लॉ प्रोफेसर बनने के भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, मतलब उतने ज़्यादा नहीं, 1 लाख 1.5 लाख से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बाकी वकालत में बहुत पैसा है, मिनट मिनट के आपको पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, सैलरी की बात कर लेते हैं, जो आपको मेन पॉइंट है कि सैलरी कितनी मिलने वाली है, कितनी नहीं मिलने वाली है। जो फ्रेशर होते हैं इसमें तो भाई उसको 3 से 8 लाख LPA हो सकता है, और भाई कॉर्पोरेट लॉ की बात करूँ तो भाई 8 से 20 लाख यानी 8 to 20 लाख LPA। कंपनी और स्किल पर डिपेंड करता है आपकी, ये कितनी आपकी स्किल है और कंपनी कैसी है। प्लस में एक्सपीरियंस और एडवोकेट इनकम काफ़ी वेरी करती है, और प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है आपको कितने पैसे मिल सकते हैं। भाई वकील जो होता है 10-10 मिनट के 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए ले लेता है, ओनली एक छोटा सा केस सोल्व करने के, ठीक है। जज स्टेट और लेवल के हिसाब से अच्छी गवर्नमेंट सैलरी अलाउंस मिलते हैं, आप गवर्नमेंट वकील भी बन सकते हो, ठीक है। और ये आपकी सारी जानकारी थी इस वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं वो चीज़ आपको बता दूंगा, और इसके ऊपर मैं पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ LLB के ऊपर, सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। ये तो स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको इतनी नॉलेज मिली है, और भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जिसका आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की सारी नॉलेज मिल सके। थैंक यू।